अरे सुनिए तो, आपका बेटा क्या कह रहा है? अरे क्या कह रहा है तुम ही बता दो। उसी से पूछ लीजिए क्या कह रहा है। मुझे तो आपको बताते हुए भी हंसी आ रही है। अब सिर्फ तुम हंसती रहोगी या मुझे कुछ बताओगी भी? अरे आपका बेटा अपने ही मुंह से अपनी शादी की बात कर रहा था। कह रहा था शादी की उम्र हो गई है मेरी, और आप है कि कोई रिश्ता ही नहीं ढूंढ रहे मेरे लिए। ऐसा कह रहा था। वैसे सच कहूं तो सुनीता, समय का पता ही नहीं चला कब हमारा छोटा सा केशव इतना बड़ा हो गया। सही कह रहे हैं आप। तो फिर अपने केशव के लिए लड़की देखना शुरू करें। अगर घर में बहू आएगी तो मेरा काम भी थोड़ा कम हो जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे शादी तो एक ना दिन होती ही है। वैसे मेरी नजर में एक लड़की है केशव के लिए। मेरे ही एक दोस्त की बेटी है, बहुत अच्छी लड़की है। तुम कहो तो उनसे रिश्ते की बात करूं? ये तो अच्छी बात है। आप जल्दी से रिश्ते की बात शुरू कर दीजिए फिर। ठीक है। अगले दिन। तो माँ, पापा ने क्या कहा आपसे? किस बारे में? अरे कल जो मैं आपसे कह रहा था शादी के लिए, उस बारे में आपने पापा से बात की या नहीं? तुझे बहुत जल्दी है अपनी शादी की। आपको नहीं बताना तो ठीक है। अरे तू तो नाराज हो गया बेटा। तो बताइए फिर, पापा ने क्या कहा? तेरे पापा कह रहे थे कि उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है, वो बस बात शुरू करे। क्या सच में? हाँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा केशव की शादी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही सही है। शादी के बाद सब लड़के जोरू के गुलाम बन जाते हैं। हमारा केशव भी कहीं जोरू का गुलाम हो गया तो मैं क्या करूँगी? मेरा तो एक ही बेटा है, इसीलिए मैंने उनसे रिश्ता देखने के लिए मना कर दिया। ये क्या किया माँ तुमने? मैं जोरू का गुलाम नहीं बनूंगा। और बन गया तो आप मेरे कान खींचकर मुझे वापस अपना लाडला बेटा बना लेना। अच्छा तो ठीक है, मैं तो मजाक कर रही थी तेरे साथ। तेरे पापा तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देख रहे हैं। अगर तुझे लड़की पसंद आ गई तो इसी साल तेरी शादी करवा देंगे। अरे वाह, थैंक यू माँ। देखो तो अपनी शादी के नाम से कितना खुश हो रहा है मेरा लाल। माँ आप भी ना। अच्छा चलो, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ, वापस आकर आपसे बात करता हूँ, ठीक है? ठीक है, जल्दी घर आना। इसके बाद केशव वहाँ से चला जाता है और सुनीता अपने कामों में व्यस्त हो जाती है। कुछ दिनों बाद केशव का रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ ही महीनों में शादी होकर नई बहू घर में आ जाती है। बहुत कह रहा था शादी करवा दो, शादी करवा दो, ले करवा दी शादी। अब तू खुश है ना? क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहा? अच्छा बता, बहू कैसी लगी? अच्छी नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी है। देखो अब कैसे इतनी जल्दी बोला। खुश रहो दोनों। अगले दिन। बहू, आज सबके लिए गरम गरम पूड़ी तल दे और साथ में मटर पनीर बना दे। मम्मी जी, हम इतने दिनों से हैवी खाना ही खा रहे हैं, ये हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। ऐसा करती हूँ, मैं सबके लिए दाल चावल बना देती हूँ। हाँ माँ, भावना सही तो कह रही है। इतने दिनों से हम पूड़ी तो खा रहे थे, आज हम दाल चावल खा लेते हैं। अच्छा, आज भावना कह रही है तो दाल चावल खाने को तैयार है, नहीं तो पनीर की सब्जी को मना कर दे तू। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या माँ, आप भी? अच्छा तो बहू सबके लिए दाल चावल बना दे। शाम को। माँ मेरे लिए वेजिटेबल जूस बना कर रखना, मैं अभी वॉक पर जा रहा हूँ। तू कब से वॉक पर जाने लगा और जूस पीने लगा? जरूर बहू ने कहा होगा। हाँ माँ, भावना ने ही कहा, हमेशा फिट रहने के लिए हमें ये सब करना चाहिए। तो क्या गलत कर रही है वो? नहीं नहीं, बहू तो सही कह रही है, लेकिन तुझे अब याद आ रही है कि फिट रहना जरूरी है। शादी से पहले नहीं पता था। आपसे बातें करता रहा तो यही रात हो जाएगी, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। बहू, तूने अभी तक खाने में कुछ नहीं बनाया। बनाया तुम है मम्मी जी। देखिए, मैंने आज सबके लिए सलाद बनाया है। बस ये सलाद, इससे क्या होगा? मम्मी जी, हमें रात में हल्का ही खाना चाहिए। लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हल्का नहीं हो गया बहू? नहीं मम्मी जी, मुझे नहीं लगता तेरे ससुर जी और केशव का इससे पेट भर पाएगा।
थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठते हैं। खाना कहाँ है? ये सलाद जो तेरे सामने रखा है, यही तेरा खाना है। आप मजाक कर रही है ना? अपनी पत्नी से पूछ ले। हाँ केशव जी, आज के खाने में यही सलाद है। ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और क्या मुझे भी यही खाना होगा? अगर आप दोनों को सलाद के अलावा भी कुछ खाना है तो मुझे बता दीजिए, मैं झटपट कुछ बना देती हूँ। हाँ सुनीता, ऐसा करो तुम कुछ और बना दो, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा। ठीक है, तो मैं वेज पुलाव बना देती हूँ। और तू बता, तेरे लिए वेज पुलाव बना दूँ? नहीं नहीं माँ, रहने दीजिए, मैं सिर्फ ये सलाद ही खाऊंगा। हाँ हाँ, तू तो सलाद ही खाएगा, भावना ने जो कहा है। अगले दिन। अरे इतना सज धज के कहाँ जा रहा है? कोई पार्टी है? नहीं माँ, अपने काम पर ही जा रहा हूँ। काम पर तो तू रोज ही जाता है, मगर आज तक तुझे मैंने इतना तैयार होकर काम पर जाते हुए नहीं देखा। जरूर बहू ने कहा होगा ये भी। हाँ माँ, भावना ने कहा है मुझे अच्छे से बनकर रहने को। सही तो कह रही वो। मैं भी पहले कैसे रहता था, अब देखो कैसा लग रहा हूँ ना, स्मार्ट। हाँ हाँ, बहुत स्मार्ट लग रहा है। कहीं बहू तुझे कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बना दे। अच्छा चलो मैं चलता हूँ माँ। अगले दिन। माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोल, क्या बात है? माँ, वो क्यों ना हम घर पर एक नौकरानी रख ले? नौकरानी? घर में नौकरानी रखने का ख्याल तेरा है या बहू का है? अरे माँ, ये ख्याल उसका हो या मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? घर में नौकरानी आ जाएगी तो आप दोनों को ही मदद मिलेगी ना। नहीं बेटा, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है कि हमें नौकरानी की जरूरत पड़े। मैं और बहू साथ में संभाल लेंगे। प्लीज माँ। तू नौकरानी लेकर घर आएगा तो तू ही उसकी तनख्वाह भी देगा। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगा। ठीक है, फिर ले आ घर में नौकरानी। एक दिन। माँ, मैं और भावना अपना अलग घर लेने की सोच रहे हैं। क्या अलग घर? इसकी क्या जरूरत है? आप और पापा इस घर में रहना और मैं और भावना अपने नए घर में रहेंगे। इससे आपको भी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ। हमें तो अभी भी कोई तकलीफ नहीं है। रुक जरा, तेरे पापा से बात करती हूँ। सुनीता और केशव दोनों राजेश के पास जाते हैं। देखिए जी, आपका बेटा क्या कह रहा है। इसका दिमाग ठीक नहीं है। अरे अब क्या हो गया? क्या कह रहा है ये? अलग घर लेने की बात कह रहा है। हमारा इकलौता बेटा है और वो भी हमसे दूर जाने की बात कर रहा है। बेटा, अलग घर लेने की क्या जरूरत है? यहाँ कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं पापा, वो तो बस भावना के मन में ऐसा ख्याल आया तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। मैं बताती हूँ तुझे। सुनीता केशव का कान पकड़कर तेजी से खींच देती है। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? याद नहीं तुझे? तूने ही शादी से पहले कहा था कि अगर मैं जोरू का गुलाम बन जाऊं तो मेरे कान खींच देना। वही कर रही हूँ। जब से शादी हुई है तब से बहू की ही सुनता आ रहा है। माँ बाप को तो जैसे भूल ही गया। अब तक तो मैं इसे माफ करती आ रही थी, लेकिन आज तो हद ही हो गई। केशव के पापा। तुम्हारी माँ सही कह रही है केशव। बहुत समय से हम तुम्हारे बदले व्यवहार को देखते आ रहे हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज तुमने हद पार कर दिया केशव। क्या अपनी पत्नी के कहने पर तुम अपने माता पिता को भूल जाओगे? मुझे माफ कर दीजिए माँ, पापा, ये मेरी ही गलती है। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। मैं ही अनजाने में भटक गया था, लेकिन आज माँ ने मेरे कान खींचकर मुझे सही रास्ता दिखा दिया। अब फिर से तू जोरू का गुलाम बन गया तो? आज तो आपने मेरा एक कान खींचा है, पर तब तो आप दोनों कान खींच लेना। पगले। शांति अपने लिए खाना बनाने के लिए किचन में जाती है और थोड़ी देर बाद ही उनकी बहू रिया वहाँ आ जाती है। अरे ये क्या कर रही है आप माँ जी? मेरे होते हुए आप खाना बनाएंगी? तू कहाँ से अचानक यहाँ आ गई? मैं खाना बना लूंगी बहू, तू जाकर अपना काम कर। ऐसे कैसे? मैं बना देती हूँ आपके लिए खाना, आप जाकर आराम कीजिए। नहीं नहीं, मैंने कहा ना तुझसे, मैं खाना बना लूंगी। खाना बनाने का काम तो मेरा है, आप मुझे मना क्यों कर रही हैं? मना तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तेरे हाथ का खाना किसी के गले से नीचे नहीं उतरेगा। आज मेरा मन है खाना बनाने का, इसीलिए तू अभी दूसरा कोई काम कर ले। वो सब काम भी मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। और अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए।
तब तक मैं आपके लिए कुछ गर्मा गर्म टेस्टी खाना बना कर लाती हूँ। लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाली, इसे सच बताना ही पड़ेगा। रिया, मुझे तेरे हाथ का बना खाना नहीं खाना। कल भी तूने बेस्वाद खाना बना दिया था जो घर में किसी से भी खाया नहीं गया। बस इसीलिए मैं खुद ही खाना बना रही थी। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कल तो मैंने सबके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया था और सबने खाया भी था। वो तो तेरा दिल रखने के लिए किसी ने तुझसे कुछ नहीं कहा था। अच्छा चलिए, कल की बात जाने दीजिए। मैं पक्का आज आपके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। क्या सच में तू ठीक ठाक खाना बना लेगी? हाँ हाँ माँ जी, आप तो बेकार में ही डर रही हैं। मैं आज आपके लिए और सबके लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी। अच्छा चल, तू इतने विश्वास के साथ कह रही है तो मान जाती हूँ, बना ले खाना। आखिरकार रिया सास को अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाती है और सास को किचन से बाहर निकालने के बाद खुद खाना बनाना शुरू कर देती है। शाम को खाने पर, माँ जी खाना तैयार है। हाँ देख तो रही हूँ, खुशबू तो अच्छी आ रही है। उम्मीद करती हूँ आज खाना अच्छा बना हो। जी माँ जी, आज तो आप खाना खाकर खुश हो जाएंगी। शांति जैसे ही खाना देखती है उसका दिमाग घूम जाता है। ये क्या बनाया है तूने? आलू भिंडी की मिक्स सब्जी, टोमेटो केचप वाले चावल, इतनी सख्त रोटियां जिनके आगे पत्थर भी कमजोर लगे। और ये क्या, मीठे में तोरई का हलवा। तोरई का? कभी सुना है तोरई का हलवा? माँ जी, मैंने सोचा अच्छा कुछ नया ट्राई करती हूँ। कौन खाएगा इस सब को? मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाने दे, लेकिन तू नहीं मानी। खैर इसमें गलती नहीं है, मेरी है। मुझे तुझ पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। अभय, आप तो खाइए खाना, आप क्यों ऐसे देख रहे हैं? हाँ बस खा रहा हूँ। सच सच बता अभय, क्या तू ये सब खा सकता है? केचप वाले चावल और ये पत्थर जैसी रोटी चल जाएगी तेरे मुंह में? और आप राजीव जी, आपके गले से नीचे उतर जाएगा ये खाना। सच सच बताइए। अब मैं क्या कहूँ माँ, ये सब खाने से तो अच्छा है कि मैं भूखा ही रह लूं। रहने दे बहू, रहने दे। अगर एक बार भी इस खाने को चक्कर देख लिया तो दोबारा कुछ खाने के लायक नहीं बचेंगे। सुनिए जी, आज बाहर से खाना मंगवा लीजिए। मेरे बस का तो नहीं है आपकी बहू के हाथ का ये बेस्वाद खाना खाना। ठीक है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अगर आपको आज का खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल कुछ अच्छा बना दूंगी आप सबके लिए। नहीं बहू नहीं, तुझे अब खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। पता नहीं कहाँ से खाना बनाना सीखा है तूने। कभी खीर में नमक डाल देती है, कभी दाल में बैंगन डाल देती है। और उस दिन क्या किया था जब मैगी बनाई थी? मुझे लगा मैगी तो इससे बनानी आती ही होगी, लेकिन उसमें भी इसने कोल्ड ड्रिंक मिलाकर अच्छी खासी मैगी को भी खराब कर दिया। इसमें मेरी क्या गलती है माँ जी? मैं तो यही सोचकर खाना बनाती हूँ कि शायद आप सबको पसंद आए। नहीं पसंद आता है बहू, और मत किया कर इतनी मेहनत। रिया के हाथ का बना खाना किसी को पसंद नहीं आता था, मगर रिया घर की इकलौती बहू थी जिसके हाथ के बने खाने से पीछे छुड़ाना आसान नहीं था, क्योंकि रिया को खाना बनाने का बहुत शौक था, चाहे उसे खाना बनाना आता हो या नहीं। अगले दिन आज बहू से पहले उठकर रसोई में नाश्ता बनाने पहुंच जाती हूँ। अगर रिया जल्दी उठ गई तो आज फिर उसके हाथ का बेस्वाद खाना खाना पड़ेगा। शांति ये सोचकर जल्दी से नाश्ता बनाने किचन की तरफ जाती है, मगर शांति देखती है कि रिया ने पहले ही सारा नाश्ता तैयार कर रखा है। हे भगवान, आज कौन बचाएगा हमें इस नाश्ते से? अरे माँ जी, आ गई आप। मैं कल खाने के लिए माफी चाहती हूँ। आपने कल की गलती सुधारने के लिए मैंने आज आप सबके लिए पसंदीदा नाश्ता बनाया है। आज तो किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बोल तो ऐसे रही है जैसे सच में आज इसने स्वादिष्ट नाश्ता बनाया हो। हाँ हाँ माँ जी, आप देखिए तो एक बार। देखिए, मैंने आज ये पोहा बनाया है, आलू के पराठे बनाए हैं, पालक के पकोड़े, साथ में ये चाय और मीठे में ये जलेबी भी बनाई है। रिया के हाथ का बना इतना सब नाश्ता देखकर शांति की आंखें खुली की खुली रह जाती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा बहू, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। नहीं माँ जी, ये सच है। अब आप बैठकर नाश्ता कीजिए।
इतने में मैं अभय और पापा जी को अभी नाश्ते के लिए बुला के लेके आती हूँ। अच्छा ठीक है। आज सबने पेट भर के नाश्ता किया और किसी ने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि आज का नाश्ता वाकई में अच्छा बना था। ऐसे ही खाना बनाएगी तो कोई शिकायत नहीं करेगा। अपनी नई डिश की जगह इसी तरह की डिश बना लिया कर। अब शाम के खाने में दाल चावल रोटी और गोभी की सब्जी बना लेना बस। और हाँ, आज चावल में केचप मत मिलाना बहू। ठीक है माँ जी। आज सभी रिया के खाने से काफी खुश दिखाई दे रहे थे। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि शाम को भी आज अच्छा खाना ही मिलने वाला है। शाम को खाने पर आज खाने की खुशबू नहीं आई बहू। आप डाइनिंग टेबल पर बैठिए माँ जी, खुशबू भी जल्दी आ जाएगी। अच्छा ठीक है। सब लोग खाना खाने बैठते हैं। आज मैंने खाने में वही सब बनाया है जो माँ जी ने मुझे सुबह बनाने के लिए कहा था। दाल चावल रोटी और गोभी की सब्जी। अरे वाह, फिर तो खाना अच्छा ही बना होगा। जैसे ही रिया सबको खाना परोसना शुरू करती है, धीरे धीरे सबके चमकते चेहरे फीके पड़ने लगते हैं। बहू ये दाल है या पानी? इसमें दाल तो नजर ही नहीं आ रही। और ये चावल आज कच्चे क्यों है रिया? और ये आलू गोभी की सब्जी मीठी मीठी क्यों लग रही है बहू? माँ जी, मैंने सुना था कि दाल का पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है, इसीलिए मैंने इसमें से दाल निकाल कर फेंक दी और इसका पानी रोक लिया। और अभय जी, चावल कच्चे नहीं है, आज मैंने बिना पानी के चावल बनाए हैं। और हाँ पापा जी, सब्जी इसीलिए मीठी लग रही है क्योंकि मैंने सब्जी में आज नमक की जगह चीनी डाली है। आज मीठे में कुछ नहीं था तो मैंने सोचा सब्जी में ही चीनी डाल देती हूँ। क्यों, हूँ ना मैं स्मार्ट? हाँ बहू हाँ, तू तो वाकई में बहुत स्मार्ट है, क्योंकि बेवकूफ तो हम हैं जो बार बार तुझ पर भरोसा करके तुझे खाना बनाने का काम सौंप देते हैं। आज ये खाना खा लिया तो मैं पक्का हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। तू ही नहीं, हम सभी हॉस्पिटल में ही नजर आएंगे अगर गलती से भी हमने रिया का बना खाना खाया तो। अरे मैं तो कह रही हूँ हॉस्पिटल ही चल रहे हैं, कम से कम इसके हाथ के बने खाने से तो बच जाएंगे। ये क्या कह रही हैं आप सब? सच सच बता बहू, आज सुबह का नाश्ता तूने कैसे अच्छा बना लिया? वो माँ जी, मैंने आप सबसे झूठ बोला। दरअसल सुबह के नाश्ते में जो भी था वो सब मैंने बाहर से मंगवाया था। मुझे पता था कुछ तो गड़बड़ है, नहीं तो जो हमेशा बेस्वाद खाना बनाती है वो अचानक कैसे इतना बढ़िया खाना बना सकती है। मगर अब क्या करना है माँ? कल से मैं खाना बनाऊंगी और तू चुपचाप मुझसे खाना बनाना सीखेगी। सुन लिया रिया तूने? ठीक है माँ जी। तो इस तरह आखिर में शांति अपनी बहू के हाथ के बने खाने से बचने का तरीका ढूंढ ही लेती है और रिया भी मन लगाकर अपनी सास से खाना बनाना सीखना शुरू कर देती है। सोनम, यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही है? जाकर रात के खाने की तैयारी कर, तेरे पापा और भैया आने वाले होंगे। क्या माँ, मैं सुबह से काम करते करते थक चुकी हूँ, मेरा मन नहीं है अब खाना बनाने का। तो क्या इस उम्र में मैं सारे काम करूँ? तेरे होते हुए भी मुझे खाना बनाने की जरूरत है अब। अगर घर में भाभी होती तो मुझे भी जरूरत नहीं थी ऐसे रोज रोज काम करने की। भैया की शादी हो जाने के बाद भी भाभी को नहीं बल्कि मुझे ही ये घर संभालना पड़ रहा है। हाँ हाँ जानती हूँ, मगर क्या करूँ, अपनी बहू की आदत से तो मैं भी परेशान हूँ। मैं भी अपनी बहू को बड़े अरमानों के साथ लाई थी, मगर ये बहू तो ससुराल में रहती ही नहीं है। आप कुछ करिए माँ, कुछ भी करिए, लेकिन भाभी को घर बुलाइए। शादी के बाद भी हमेशा अपने मायके में रहना अच्छा नहीं होता। ये तो मैं भी जानती हूँ सोनम, तेरी भाभी को ससुराल में रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तब तक तू खाना तो बना दे। ठीक है माँ। कुसुम फोन पर। हेलो सुनीता बहन। जी जी कुसुम बहन जी, और कैसी है आप? मैं ठीक हूँ, और आपके घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है बहन जी। कैसे फोन किया आज आपने? बहन जी, आप तो जानती ही है कि मैं निशा को बहुत दिन हो गए हैं अपने मायके में रहते रहते, अब तो उसे ससुराल आ ही जाना चाहिए।
मैं समझती हूँ बहन जी, आप सही कह रही है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। निशा जिद पकड़ कर बैठी है कि उसे अपने कमरे में एसी चाहिए तो चाहिए। आप घर में एसी लगवा लीजिए तो निशा भी अपने ससुराल वापस आ जाएगी। आप निशा को उसके ससुराल भेज दीजिए। इस बार सोनम के पापा को बोनस मिलेगा तो हम घर में एसी लगवा देंगे। रुकिए, मैं निशा से बात करके अभी बताती हूँ। कुसुम सुनीता के जवाब का इंतजार करती है। हाँ तो बताइए सुनीता जी, क्या कह रही है निशा? निशा कह रही है कि जब एसी आएगा तो वो भी अपने ससुराल आ जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि घर में बहू के लिए जल्द से जल्द एसी लग ही जाए। अच्छा तो बहन जी नमस्ते। फोन कट हो जाता है और अब कुसुम चिंता में आ जाती है कि कैसे घर में एसी आए जिससे उसकी बहू भी अपने ससुराल वापस आ जाए। कुछ दिनों बाद, देख सोनम, आज घर में एसी आ गया है। अब देखना तेरी भाभी कल ही अपने ससुराल भी लौट आएगी। हाँ माँ, भाभी लौट तो आएंगी, मगर मैं आशा करती हूँ कि भाभी फिर दोबारा किसी बहाने से वापस मायके ना जाए। बहू की फरमाइश को पूरा करने के लिए घर में एसी आ जाता है, जिसकी खुशखबरी कुसुम अपने समधन के घर फोन करके बताती है। हेलो सुनीता बहन जी, कैसी हैं आप? आपको एक खुशखबरी देनी है, घर में एसी आ चुका है। अब आप जल्दी से निशा से कहिए कि वो अपने ससुराल लौट आए। ये तो आपने अच्छी खबरें सुनाई है, मैं कल ही निशा को ससुराल भेज दूंगी। ठीक है बहन जी। अगले दिन निशा अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिसे देखकर कुसुम काफी खुश हो जाती है। आ गई मेरी बहू निशा, देख हमने तेरे कहने पर एसी लगवा दिया है। अब तू यहाँ आराम से रह सकती है। जी माँ जी, मैं कोशिश करूँगी। देख सोनम, आ गई तेरी भाभी। अब तुझे घर के कामों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। निशा बहू, तू अब घर संभाल लेगी ना? हाँ माँ, देखते हैं भाभी कब तक ये घर संभालती है। मैं यहाँ किसी का घर संभालने नहीं आई हूँ। मैंने शादी घर के काम करने के लिए नहीं की, आराम करने के लिए की है। अगर मेरे आराम में कोई कमी आती है तो मैं दोबारा अपने मायके चली जाऊंगी। अब किसका इंतजार कर रही है बहू? जाकर अपने कमरे में आराम कर और फिर शाम को सबके लिए खाना बना देना। ठीक है माँ जी। निशा को अपने ससुराल वापस लौटे हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होता है कि निशा घर के काम काज से परेशान हो जाती है। मैं क्यों इस घर में वापस आ गई? अच्छा खासा अपने मायके में महारानी की तरह रह रही थी और यहाँ इन्होंने मुझे नौकरानी बना कर रखा है। कोई ना कोई बहाना तो मुझे ढूंढना ही होगा वापस घर जाने का। अगले दिन, ले बहू, ये कुछ कपड़े हैं, इन्हें धो दे। क्या ये सब मुझे धोने पड़ेंगे? तू नहीं तो और कौन धोएगा बहू? अच्छा ठीक है, वॉशिंग मशीन कहाँ है? मैं इन सब कपड़ों को मशीन में डाल दूंगी, बाद में सोनम इन्हें मशीन से निकाल कर सुखा देगी। वॉशिंग मशीन? क्या बात कर रही है बहू, हमारे पास वॉशिंग मशीन कहाँ है? क्या आपके पास वॉशिंग मशीन भी नहीं है? तो मैं इन सारे कपड़ों को कैसे धोऊंगी? जैसे सब धोते हैं, अपने हाथों से। साबुन और ब्रश बाथरूम में रखा हुआ है, जा अब जाकर देर मत कर। नहीं, मैं इतने सारे कपड़े नहीं धो सकती। आप वॉशिंग मशीन मंगा लीजिए, नहीं तो मैं अपने मायके वापस चली जाऊंगी। कल ही तो आई है अपने मायके से और अब दोबारा मायके जाने की बात कर रही है। हाँ, अब आप देख लीजिए क्या करना है। अरे बहू, इसी महीने तो हमने घर में एसी लगवाई है। अभी इतने पैसे हमारे पास नहीं है कि आज ही हम तेरे लिए वॉशिंग मशीन भी ले आए। तो ठीक है, मैं अपने मायके वापस चली जाती हूँ। जब आपके घर में वॉशिंग मशीन आ जाए तो मुझे फोन करके बुला लेना। अरे सुन तो बहू, रुक जा। शादी के बाद ऐसे बार बार मायके नहीं जाते। निशा एक बार फिर अपने मायके वापस चली गई
और कुसुम की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं रुकी। फिर से चली गई भाभी। मुझे तो पता ही था ये इस बार भी नहीं रुकने वाली है। जब से शादी होकर आई है एक हफ्ता भी अपने ससुराल में नहीं रुकी है। शादी होने के बाद भी अपने मायके में ही रहती है। मैं क्या करूं इसका, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके तो पैर ससुराल में टिक ही नहीं रहे हैं। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था माँ, इतने बड़े घर की लड़की को अपने घर की बहू मत बनाओ। भाभी के घर में 4 नौकर लगे हैं, उन्हें अपने घर में काम करने की आदत नहीं पड़ी है, इसीलिए ससुराल में काम से तो बचना ही चाहेंगी ना। ये तो तू ठीक कह रही है, लेकिन अब जो होना था सो हो गया। अब मैं ऐसा क्या करूं जो मेरी बहू के पैर अपने ससुराल में टिक जाए। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया है, बता। भाभी इस घर में काम करने की वजह से ही नहीं आ रही है, इसलिए उन्हें घर में बुलाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी तरकीब है। आप बस भाभी के मायके में फोन मिलाइए और जो मैं कहूँ आप वही भाभी की माँ से कहना। अच्छा ठीक है, मैं बहू के मायके फोन करती हूँ। कुसुम फोन मिलाती है और सुनीता जी से बात करती है। हेलो बहन जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। जी जी कहिए बहन जी, आज तो आप बड़े गुस्से में लग रही है। सब ठीक तो है ना? शादी के बाद भी अगर बहू अपने मायके नहीं ससुराल में रहेगी तो सब ठीक कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। लेकिन क्या करे, निशा भी तो जिद पकड़ लेती है, अभी नादान है जरा। हाँ तो अब अपनी बेटी निशा से कह देना कि मैंने भी जिद पकड़ ली है। कल ये अपने मायके वापस नहीं आई तो मैं अपने बेटे की शादी कहीं और करा दूंगी और इस घर के लिए नई बहू ले आऊंगी, जिसके बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके में रह सकती है। कुसुम की ये धमकी सुनकर सुनीता एक बार को घबरा जाती है। अरे ये क्या कह रही है आप, शांत होकर सोचिए। बच्चों के लिए फैसला लेना सही नहीं है। तो क्या जो फैसला आपकी बेटी करती है वो सही है? अब मैं कुछ नहीं जानती। और हाँ, आपकी बेटी अपने ससुराल में काम नहीं करना चाहती तो इसके लिए आप एक नौकर भी भिजवा देना, नहीं तो ये दोबारा किसी बहाने से अपने मायके चली जाएगी। मैं एक बार निशा से बात करके देखती हूँ। अब आपको जो करना है वो करिए, लेकिन अगर कल निशा अपने ससुराल नहीं आई तो मैं जरूर अपने बेटे के लिए नई दुल्हन ढूंढने चली जाऊंगी। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। नमस्ते। इतना कहकर कुसुम फोन रख देती है और एक माँ होने के नाते सुनीता अपनी बेटी की शादी को लेकर टेंशन में आ जाती है। अगले दिन क्या लगता है तुझे बहू वापस आ जाएगी? आप देखना, भाभी भी आएंगी और साथ में घर के लिए नौकर भी लाएंगी। तभी घर की डोर बेल बजती है। देखिए माँ, कौन आया है? भाभी आ गई और उनके साथ में और कोई भी है। और कौन है? माँ जी, ये हमारे घर की नौकरानी है और आज से ये इस घर में काम करेंगी। अच्छा, और तू अब कितने दिनों के लिए यहाँ आई है? क्या बात करी है माँ जी, अब तो मैं यही रहूंगी। अब मैं कहीं नहीं जाने वाली माँ जी। कंचन एक पुराने ख्यालों वाली सास है और वहीं उसकी बहू आरती एक मॉडर्न बहू है जो पुराने रीति रिवाजों और ख्यालों से कोसों दूर रहती है। और यही वजह है कि दोनों सास बहू में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर अनबन होती रहती है। बहू, ये इतने सारे कपड़े क्यों इकट्ठे कर रखे हैं? घर को तुमने बिल्कुल कूड़ादान बना दिया है। अरे मम्मी जी, 2 दिन की ही तो कपड़े हैं, वैसे भी वॉशिंग मशीन में धोना है। एक बार डालूंगी और सारे धुलकर बाहर आ जाएंगे। रोज के कपड़े रोज धोना चाहिए बहू, इससे घर में मनहूसियत नहीं फैलती है। मशीन आ गई है, इसका क्या मतलब है 10 दिन तक कपड़े साफ नहीं करोगी? जब रोज कपड़े अपने हाथ से ही धोना पड़े तो फिर मशीन किस लिए है मम्मी जी? आप चिंता मत कीजिए, मैं आज ही मशीन लगाकर सारे कपड़े साफ कर दूंगी। ये सब तुम नए लोगों के चोचले हैं। पहले तो हम रोज के कपड़े रोज हाथों से धोया करते थे,
आजकल तुम सब मशीनों पर निर्भर हो गए हो। ये सब नए जमाने के काम है मम्मी जी, आपको समझ नहीं आएंगे। बहू, ये नए जमाने के काम नहीं बल्कि काम चोरी और आलस के काम है। रोज रोज कपड़े ना धोना पड़े इसलिए बस इकट्ठे कर लो और मशीन का बहाना बना दो। तभी वहाँ पर रोहन आ जाता है और देखता है कि दोनों सास बहू आपस में बातें कर रही हैं। क्या बातें हो रही हैं सास और बहू के बीच में? बातें नहीं हो रही हैं, तुम्हारी बीवी को सिखा रही हूँ कि घर गृहस्थी कैसे चलाते हैं। मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि घर कैसे चलाते हैं और काम कैसे किया जाता है। आप तो बस हर बात में मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं। अरे अरे ठीक है, अब आप लोग लड़ने मत लग जाना, मैंने तो वैसे ही पूछ लिया था। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, खाना बनाया है या आप लोग बस लड़ ही रहे हो इतनी देर से? हाँ, खाना बन गया है, बस अभी लगा देती हूँ, आप हाथ मुंह धो लीजिए। इतना बोलकर आरती अंदर किचन में चली जाती है और सास वहीं खड़ी मन ही मन सोच रही है। अपने आप को बहुत चालाक समझती हो बहू तुम, हमने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगले दिन रोहन ऑफिस जाने के लिए निकल रहा होता है। आरती, मेरा टिफिन दे दो, मुझे देर हो रही है। हाँ, बस अभी लाई, 2 मिनट। मम्मी, आज मुझे शाम को आने में देर हो जाएगी, मेरे बॉस की फेयरवेल पार्टी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें गिफ्ट क्या दूं। बॉस की फेयरवेल पार्टी है तो कोई अच्छा सा गिफ्ट दे दो उन्हें, जो उन्हें हमेशा याद रहे। तभी वहाँ आरती टिफिन लेकर आती है और उनकी बातें सुनकर जल्दी से बोलती है, नहीं रोहन, तुम उन्हें कोई ऐसा गिफ्ट दो जो उनके काम आए। मेरी बात सुनो रोहन, तुम उन्हें भगवान की कोई तस्वीर दे दो जिसे वो अपने मंदिर में लगा कर रखेंगे और जब भी पूजा किया करेंगे तुम्हें याद किया करेंगे। भगवान देना कोई बड़ी बात नहीं है मम्मी जी, कोई भी भगवान दे सकता है, इसलिए कुछ ऐसा यूनिक गिफ्ट देना चाहिए जो कोई और ना दे पाए। क्यों रोहन? ऐसा गिफ्ट देने का क्या मतलब जिसे सामने वाला कभी खोल कर भी ना देखे। यूनिक के चक्कर में वो गिफ्ट हमेशा पड़ा ही रह जाएगा। इसलिए रोहन, तुम कुछ ऐसा दो जिसे देखकर उन्हें लगे कि उनका एम्प्लॉय उन्हें कितना पसंद करता है। कोई भी एम्प्लॉय अपने बॉस को पसंद नहीं करता मम्मी जी, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगी, आपने कभी जॉब नहीं की ना। रोहन, तुम मेरी मानो तो उन्हें कोई शो पीस गिफ्ट कर दो जिसे वो अपने घर में सजा सके। अरे, शो पीस भी कोई देने की चीज है? किसी दोस्त को नहीं बल्कि बॉस को गिफ्ट देना है, इसलिए सोच समझकर ही देना होगा। दोनों की बहस सुनकर रोहन परेशान हो जाता है। अरे अरे, बस करो आप दोनों, उन्हें क्या गिफ्ट देना है मैं खुद ही डिसाइड कर लूंगा, आप दोनों बहस करना बंद करो बस। अच्छा, चलता हूँ, मुझे देर हो रही है, शाम को देर से आऊंगा। इतना बोलकर रोहन जल्दी से वहाँ से चला जाता है और सास बहू दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगती हैं। रोहन अपने घर पर बैठकर फोन पर दोस्त से बातें कर रहा होता है। उसका दोस्त किसी परेशानी में है और उससे बातें करते हुए रोहन भी परेशान हो जाता है। उसे परेशान देखकर कंचन और आरती दोनों वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी बातें सुनने लगते हैं। अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। मैं शाम को आता हूँ तेरे घर, फिर बैठकर बात करते हैं, ठीक है? क्या हुआ रोहन, किसका फोन था? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? मम्मी, वो मेरा दोस्त है ना आकाश, उसका फोन था। असल में उसका और उसकी पत्नी का झगड़ा हो गया है माँ, और उसकी पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई है, बस इसलिए परेशान हो रहा है बेचारा। झगड़ा होने पर घर छोड़कर कौन जाता है? ये तुम आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? बिल्कुल भी सहन शक्ति नहीं है तुम लोगों में। छोटी छोटी बातों पर घर छोड़ने और रिश्ता तोड़ने की बातें करने लगते हो। लेकिन हमें पूरी बात भी तो नहीं पता है मम्मी जी, हम कैसे बोल सकते हैं कि आकाश की पत्नी की गलती है? हो सकता है कोई बड़ी बात हुई हो इसलिए वो घर छोड़कर गई हो। बहू, तुम तो चुप ही रहो, तुम तो हर बार बस अपनी बात को सही साबित करना चाहती हो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देती हो। कितनी भी बड़ी बात हुई हो, घर छोड़कर जाना समझदारी नहीं है। हाँ मम्मी, वैसे आप सही बोल रही हो, उसे घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जो भी हुआ उस मामले को बैठकर सुलझाना चाहिए था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रोहन?
अभी तो तुम्हें पूरी बात भी नहीं पता है। हो सकता है दोनों मियाँ बीवी के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई हो। ऐसे बिना बात जाने किसी को गलत कहना कहाँ तक सही है? हम किसी को गलत नहीं बोल रहे हैं बहू, लेकिन बहुओं का इस तरह से घर छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाना बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता उसने कुछ भी गलत किया है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात हुई होगी। और वैसे भी आज के जमाने की लड़की है, ऐसे किसी से ससुराल में दबकर थोड़ी ना रहेगी। अब इसमें आज के जमाने या पुराने जमाने की बात कहाँ से आ गई बहू? तुम्हें तो ऐसा लगता है कि हम सब अकबर बीरबल के जमाने के हैं और एक बस तुम ही हो जो नए जमाने की लड़की हो। मैंने ऐसा कब कहा मम्मी जी? दोनों की बहस सुनकर रोहन फिर से परेशान हो जाता है और बीच में ही आरती को टोकते हुए बोलता है। आप दोनों चुप हो जाओ प्लीज। घर किसी और की बहू छोड़कर गई है और कलेश हमारे घर में हो रहा है। क्या हुआ है और क्या नहीं, ये शाम को जब मैं उसके घर जाऊंगा तो पता चल जाएगा। आप दोनों प्लीज बहस बंद करो और इस बात को यहीं खत्म करो यार। रोहन वहाँ से उठकर चला जाता है और दोनों सास बहू एक दूसरे को देखकर मुंह बनाती हैं। सुबह रोहन अपने कमरे में सो रहा होता है। उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसे बुखार है, जुकाम है और उसका पूरा बदन टूट रहा है। आरती उसके पास आती है। आज आप उठे नहीं ऑफिस के लिए? आपको ऑफिस नहीं जाना है क्या? ओह हे भगवान, आपको तो बहुत तेज बुखार है। हाँ आरती, आज तबीयत ठीक नहीं लग रही है, ऑफिस नहीं जा पाऊंगा मैं। तुम मुझे दवाई दे दो, मैं दवाई लेकर सो जाता हूँ। तभी वहाँ रोहन की माँ आ जाती है। क्या हुआ रोहन बेटा, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? रोहन की माँ उसका बुखार चेक करती है और परेशान हो जाती है। हे भगवान, तुझे तो बहुत तेज बुखार है बेटा। मैं दवाई दे रही हूँ इन्हें मम्मी जी, कुछ देर में इनका बुखार उतर जाएगा। सिर्फ दवाई देने से कुछ नहीं होगा बहू, तो एक काम कर, मुझे पानी और एक कपड़ा ला कर दे। इसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां करनी होंगी, जिससे बुखार जल्दी उतर जाएगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मम्मी जी, मैं बुखार की दवाई दे रही हूँ। ये खाते ही आधे घंटे में इनका बुखार उतर जाएगा। दवाई तो जब अपना असर दिखाएगी तब दिखाएंगी बहू। ठंडे पानी की पट्टियां रखने से बुखार इसके सर तक नहीं चढ़ेगा और इसे आराम भी मिलेगा। लेकिन बुखार के साथ इनका बदन भी टूट रहा है मम्मी जी, और इन्हें जुकाम भी है। उसके लिए तो इन्हें दवाई देनी ही पड़ेगी। आप समझ क्यों नहीं रही हैं? मैं तेरी बात समझ रही हूँ बहू। तू एक काम कर, तवा गरम करके ले आ, इसके सीने पर मैं सिकाई कर दूंगी, जिससे कि इसका जुकाम पिघल जाएगा, और पैरों पर भी विक्स की मालिश कर दूंगी, जिससे कि इसे आराम मिलेगा। लेकिन मम्मी जी, इतना सब करने की क्या जरूरत है? जब एक टैबलेट से काम चल सकता है तो आप ये अपने पुराने तरीके छोड़िए, दवाई इन्हें दीजिए ताकि इन्हें जल्दी आराम मिल सके। ये पुराने तरीके भले ही हैं बहू, लेकिन बहुत कारगर साबित होते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं और जल्दी तबीयत सुधर भी जाती है। लेकिन मम्मी जी, दोनों फिर से बहस करने लगते हैं। रोहन का दिमाग खराब हो जाता है और वो दोनों पर चिल्ला देता है। हे भगवान, आप दोनों फिर शुरू हो गए। आप लोगों को तो बस एक दूसरे को गलत साबित करने का एक बहाना चाहिए होता है। यहाँ मेरी तबीयत खराब है और आप लोग बहस में पड़े हुए हैं। आरती, जब मम्मी बोल रही हैं कि सिकाई और मालिश करने से मुझे आराम मिलेगा, तो तुम सुन क्यों नहीं रही हो? और मम्मी, आप भी हद करती हो। जब वो मुझे दवाई देना चाहती है और दवाई से मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आप मुझे दवाई क्यों नहीं खाने दे रही? आप दोनों को ही ये बात समझ नहीं आती है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर ठीक हो, लेकिन बस एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हो। आप दोनों को ही शेर और सवा शेर बनना है। आरती, पुराने तरीके हमेशा से ही सफल साबित हुए हैं और उनमें आराम भी मिलता है। ये बात तुम्हें समझनी होगी। और मम्मी, आजकल के नए तरीके भी बुरे नहीं होते हैं और समय के हिसाब से हमें खुद को बदलना पड़ता है। आपको भी ये बात समझनी होगी। रोहन की बात सुनकर सास बहू दोनों शर्मिंदा होने लगते हैं और उन्हें समझ आता है कि रोहन बिल्कुल सही बोल रहा है। मम्मी जी, मैं विक्स और सिकाई करने के लिए तवा गर्म करके ले आती हूँ। तब तक आप उनके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख दीजिए। ठीक है बेटा, दवाई ले आ, मैं इसे दवाई भी दे देती हूँ। दवाई भी असर करेगी,
तब तक हम इसकी सिकाई कर देंगे ताकि इसकी सर्दी ठीक हो जाए। दोनों को एक दूसरे के लिए सहमति जताता देखकर रोहन बहुत खुश होता है और उसे बहुत सुकून मिलता है और वो मन ही मन सोचता है कि चलो अब उसे इन दोनों की बहस में नहीं पड़ना पड़ेगा।